अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर है समरी के अंदर देखते हैं कि फर्स्ट सी प्रोग्राम। ठीक है, तो हम एक प्रोग्राम बनाने के लिए, ठीक है, तो उसके अंदर जो जो चीज़ें हम लिखते हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर और कुछ टिप्स हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आ जाते हैं कि फर्स्ट सी प्रोग्राम लिखने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ से बताने से पहले मैं आप लोगों को खुद बता देती हूँ। ठीक है, ये हमारा एक डेव C++ है। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम सारे कोडिंग का काम करते हैं। तो जब भी हम एक C++ का प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले हर प्रोग्राम बनाने से पहले 3 चीज़ें जो हैं मस्ट हमें लिखनी ही लिखनी है एक प्रोग्राम के अंदर, नहीं तो वो हमें एरर दे देगा, कंपाइलर हमें एरर दे देगा। तो इस वजह से 3 चीज़ें मस्ट लिखनी है। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमें हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम लिखना है। ठीक है, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std लिखना है, उसके बाद मेन एंड देन बॉडी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपने हर हाल में हर प्रोग्राम लिखने से पहले लिखनी ही लिखनी है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ से बताती चलूँ, ये जो हमारे पास इंक्लूड IO स्ट्रीम होता है, ये होता है हमारी हेडर फाइल, या इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, या फिर इसको हम कहते हैं हेडर फाइल। इसके ये दो नाम होते हैं। ये MCQs के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको पूछ लेता है कि IO स्ट्रीम जो है ये क्या होता है, या फर्स्ट लाइन पूछ लेता है ये क्या होता है, तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, या इसको हम हेडर फाइल कहते हैं। उसके बाद आता है यूजिंग नेम स्पेस std। तो ये होती है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std को हम कहते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। उसके बाद आता है मेन फंक्शन। मेन, इसको हम कहते हैं मेन फंक्शन। ये 3 चीज़ें जो हैं ये मस्ट हैं हर प्रोग्राम के अंदर, आप लोगों ने लिखनी ही लिखनी है। और ये जो मैंने आपको बताया है कि इंक्लूड IO स्ट्रीम को हम क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या हेडर फाइल। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std को हम कहते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और मेन को हम कहते हैं मेन फंक्शन। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले इन्होंने भी यूजिंग इंक्लूड IO स्ट्रीम डॉट एस लिखा है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस नहीं लिखा। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि ये जो बुक है ये 2003 की बनी हुई है, 2003 या 2 की। तो इस वजह से ना ये पुराना वर्जन है जिसके अंदर हम IO स्ट्रीम के साथ .h लगाते हैं। लेकिन अब जो है आप .h नहीं लगाएंगे, .h को ख़त्म करके आप यहाँ पर .h की बजाय लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, ये फ़र्क है बस। आप अब जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आप ऐसे ही लिखेंगे, आपने .h नहीं लिखना। लेकिन क्योंकि आपको अगर आप .h लिखेंगे तो कंपाइलर आपको एरर दे देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि ये हैश इनपुट जो है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद जो हैश होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हैश भी कहते हैं, और इसका एक और दूसरा नाम भी होता है जिसको हम शार्प कहते हैं। ठीक है, IO स्ट्रीम का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, इनपुट लेना और आउटपुट शो करवाना। तो ये क्या IO स्ट्रीम होता है? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मेन फंक्शन। हम जितना भी प्रोग्राम होता है सारा जो है मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं। तो वो मेन फंक्शन होता है। इसके अंदर हम हर चीज़ इसके अंदर कॉल करवानी पड़ती है, नहीं तो वो हमें शो नहीं होती। उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। ठीक है, तो ये है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ देख लें कि सी आउट, ये होता है आउटपुट स्ट्रीम। मतलब हमने जो चीज़ भी आउटपुट करवानी है तो वो हम सी आउट के अंदर लिखेंगे तो वो हमें आउटपुट हो जाएगी। जैसे अब मैं यहाँ पर इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखती हूँ सी आउट। अब यहाँ पर आप देख लें कि सी आउट लिखने के बाद आपको लेस देन का साइन लगाना है। उसके बाद ये डबल कोटेशन मार्क लगाना है। ठीक है, आपको जब भी कोई चीज़ एज इट इज़ आउटपुट पे शो करवानी है तो आप लोगों को सी आउट लेस देन उसके बाद जो चीज़ आउटपुट पे शो करवानी है एज इट इज़, उसके लिए आपको डबल कोटेशन मार्क के अंदर वो चीज़ लिखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ I am a प्रोग्रामर। ठीक है, मैंने ये लिखा और लास्ट पे सेमीकोलन ज़रूर लगाना है, नहीं तो वो आपको एरर दे देगा। तो अब मैं इसको रन करती हूँ। ओके, इसको सेव नहीं किया, हम सेव कर लेते हैं। अब ये रन होगा तो देख लेते हैं।
जल्दी हो जा, शो ही नहीं हो रहा। आ गया भाई, ये देखें आप लोगों को, मुझे उम्मीद है ये नज़र आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है आई एम अ प्रोग्रामर। तो हमने जब भी एज इट इज़ कोई चीज़ स्क्रीन पे शो करवानी है तो हमें क्या करना है, सी आउट के अंदर डबल कोटेशन मार्क के अंदर अपनी वैल्यू जो चीज़ शो करवानी है वो लिखना है स्टेटमेंट, देन वो हमें रन करेंगे तो हमें शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। लास्ट पे देखिए ये भी कह रहे हैं कि सेमीकोलन, हर हाल में आप लोगों ने सेमीकोलन लगाना है, अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो वो आपको एरर दे देगा। उसके बाद आ जाते हैं आगे, यहाँ पर अब आ गई वेरिएबल्स की बात, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स ऐसी चीज़ें जिसके अंदर ऐसा नाम होता है जिसके अंदर हम कोई डाटा स्टोर करते हैं उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐसा नाम जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं अपना, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। अब यहाँ पर देखें वेरिएबल्स की टू टाइप्स है, कौन कौन सी, एक होते हैं वैलिड वेरिएबल्स, एक होते हैं इनवैलिड वेरिएबल्स। तो वैलिड वेरिएबल्स कौन से होते हैं और इनवैलिड वेरिएबल्स कौन से होते हैं वो मैं आपको लोगों को यहाँ पर बताती हूँ। सबसे पहले वैलिड वेरिएबल्स, ठीक है। तो वैलिड वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर हम अंडरस्कोर यूज करें, अंडरस्कोर यूज करें, ठीक है, अल्फाबेट्स यूज करें, ठीक है, अल्फाबेट्स यूज करें या फिर नंबर यूज करें। लेकिन शर्त ये है कि अगर आप वैसे सिंपल कोई अल्फाबेट यूज कर लो, अस्मा लिख लो, नंबर लिख लो, ठीक है, या फिर नंबर लिख लो, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। ये है वैलिड वेरिएबल। या फिर आप अगर चाहते हो कि अंडरस्कोर भी यूज करना तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, आप ये ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नंबर यूज करना, लेकिन तो नंबर भी आप एक शर्त से यूज कर सकते हो, आप पहले 1 और ये नहीं लिख सकते, ठीक है, वो इनवैलिड हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो अस देन 1 लिखो, तो ये आपका एक वैलिड वेरिएबल है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है कि वैलिड वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसके अंदर आप पहली चीज़ नंबर यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि नंबर यूज करेंगे तो पहले अल्फाबेट आएगा फिर नंबर आएगा, ठीक है, नंबर पहले नहीं आ सकता। और अंडरस्कोर भी आप मिड में यूज कर सकते हैं, ये जहाँ लास्ट पे यूज कर लें। तो ये हो गए वैलिड वेरिएबल। उसके बाद आ जाता है इनवैलिड वेरिएबल्स, ठीक है। तो इनवैलिड वेरिएबल्स कौन से होते हैं, ये स्पेलिंग को आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी कर रही हूँ कि लेक्चर कंप्लीट हो जाए, टाइम ज़्यादा ना हो। तो इनवैलिड वेरिएबल्स कौन से होते हैं, इनवैलिड वेरिएबल्स जो होते हैं उसके अंदर हम जो है सिंपल नंबर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना, मतलब सिंपल नंबर हम मतलब जैसे 1 2 3 ऐसे हम यूज़ नहीं कर सकते, ये हो जाते हैं। अगर हम 1 2 3 लिखेंगे या कोई काउंटिंग नंबर लिखेंगे तो इनवैलिड वेरिएबल होगा। उसके बाद हम जो है कोई भी साइन यूज़ नहीं कर सकते, जैसे डॉट या फिर हैश या फिर एम्पर साइन या डॉलर का साइन या फिर एंड ऑपरेटर, ठीक है। ये चीज़ें हम जो है ना इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते, वो हमें एरर दे देता है, ठीक है। तो इनवैलिड वेरिएबल कौन से हो गए, जैसे हम कोई साइन यूज़ करें या नंबर यूज़ करें, ये हो जाता है इनवैलिड वेरिएबल्स, ओके। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट कि वेरिएबल्स क्या होते हैं जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है। और ये दो तरह के होते हैं, वैलिड और इनवैलिड, ठीक है। आपको हमेशा अल्फ़ाबेट के साथ ही वेरिएबल बनाना है, ताकि आप अल्फ़ाबेट के साथ बनाएंगे तो आपको पहचान भी होगी ना कि अगर आप भाई CGP चाहते हो स्टोर करना तो आप CGP रखो, अगर आप नंबर स्टोर करना चाहते हो तो आप नंबर रखो, अगर आप नेम स्टोर करना चाहते हो तो आप नेम रखो, वेरिएबल का नेम, ताकि आप लोगों को पता हो कि हमने भाई इस चीज़ के अंदर, अब नेम से तो हमें पहचान होगी ना कि नाम है, नाम हमने स्टोर करना है, नंबर से हमें पहचान होगी कि हमने नंबर रखने हैं, मार्क्स से भी हमें पहचान होगी कि हमने स्टूडेंट के मार्क्स रखने हैं इसके अंदर। तो ये हमें अपनी पहचान के लिए, अपनी इजीनेस के लिए हम जो नाम रखना चाहिए वो हमारी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डाटा, यहाँ पर आ जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, ठीक है। इक्वल, ये जो ये इक्वल का साइन है जो हम मैथ के अंदर या बाकी भी साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री हर चीज़ के अंदर हम इसको इक्वल पढ़ते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये जो इक्वल का साइन है इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। मतलब अगर मैंने एक वेरिएबल कोई भी एक्स नाम का वेरिएबल लिया है, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं एक्स को जो है
इसके अंदर 10 स्टोर करवा लूँ तो 10 स्टोर करवाने के लिए मैं इसको असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के 10 लिख दूंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो x है वो बराबर है 10 के, बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि मैंने जो 10 है वो x के अंदर स्टोर करवा लिया, मैंने 10 जो है वो असाइन कर दिया x को, मतलब x को जो है मैंने 10 असाइन कर दिया। तो ये इसका मतलब है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डबल इक्वल साइन को हम इक्वल कहते हैं और सिंपल इक्वल साइन को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। सिंपल इक्वल साइन को हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, और डबल इक्वल साइन को हम कहते हैं इक्वल टू। ठीक है, ये इसका डिफरेंस है। ये यहाँ पर इन्होंने यही बात बताई हुई है। उसके बाद आ जाते हैं आगे। अब आगे है डाटा टाइप्स। हमारे पास जो है डाटा टाइप्स क्या होती हैं, डाटा टाइप जो होती हैं, ये डाटा टाइप जो है ये हम वेरिएबल को होल्ड करती है। जो डाटा टाइप है ये हमारे वेरिएबल को होल्ड करती है। ठीक है, हमारे पास डाटा टाइप्स कितनी तरह के, हमारे पास वैसे तो बहुत तरह की डाटा टाइप्स हैं, लेकिन जो बेसिक हम बहुत यूज़ करते हैं वो है, एक है इंट, ठीक है, एक है फ्लोट, एक है स्ट्रिंग और एक है कैर। ठीक है, ये 4 तरह की हमारे पास ऐसी डाटा टाइप्स हैं जिसको हम बहुत यूज़ करते हैं। वैसे तो और भी होती हैं, लेकिन ये 4 जो है बहुत यूज़ होती हैं, तो इस वजह से हम ज़्यादा इसी के बारे में ही पढ़ते हैं। तो ये जो हर डाटा टाइप जो है वो अपने बेसिक काम के लिए हम यूज़ करते हैं। जो इंट डाटा टाइप है इसके अंदर हम सिर्फ नंबर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इन डाटा टाइप के अंदर हम सिर्फ नंबर को स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट डाटा टाइप के अंदर हम पॉइंटिंग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे कोई भी पॉइंटिंग वैल्यू 2.3, 4.8, 9.10, ये जो भी पॉइंट के अंदर वैल्यूज आ रही है वो हम फ्लोट के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर हम सेंटेंस, एक वर्ड, पूरी एक सेंटेंस हम जो है वो स्ट्रिंग के अंदर हम ले सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस। उसके बाद कैर जो होता है ना डाटा टाइप, इसके अंदर आप करेक्टर, सिंपल एक करेक्टर लेते हो, जैसे ए या बी। शर्त ये है, आप जब स्ट्रिंग को ही लेंगे ना तो स्ट्रिंग के अंदर जो भी आपको स्टेटमेंट लेनी है ना उसको आपने डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखना है। ठीक है, डबल कोटेशन मार्क के अंदर आपने स्ट्रिंग को वैल्यू असाइन करनी है, मतलब वैल्यू जो आप जिस वेरिएबल को आप डाटा देंगे ना तो उसके अंदर जो उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग होगी, तो वो स्ट्रिंग जो है उसको आप जब भी कोई स्ट्रिंग वैल्यू लेने के लिए हम डबल कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं। उसके बाद करेक्टर वेरिएबल लेने के लिए हम सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम अपनी जो वैल्यू है वो दे देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये हमेशा याद रखना है कि इंट जो है इसकी फुल फॉर्म है इंटीजर। तो इंट के अंदर हम नंबर स्टोर करते हैं, फ्लोट के अंदर हम 2.3 मतलब पॉइंटिंग वैल्यूज, स्ट्रिंग के अंदर सेंटेंस या स्टेटमेंट कोई, और कैर के अंदर करेक्टर, सिंपल एक करेक्टर जो स्ट्रिंग होता है उसको डबल कोटेशन मार्क के अंदर उसकी वैल्यूज को लिखते हैं, और जो कैर होता है उसके करेक्टर को सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर हम लिखते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर अब वो बता रहे हैं कि इंट, शॉर्ट, लॉन्ग। तो जो इंट है इसका जो इंट के अंदर जो है 4 बाइट्स होते हैं, और जो शॉर्ट होता है इसके अंदर 4 से ज़्यादा बाइट्स होते हैं, उसके अंदर भी हम सिर्फ नंबर ही रख सकते हैं। और जो लॉन्ग होता है वो शॉर्ट से भी ज़्यादा होता है, उसके अंदर ज़्यादा बाइट्स होते हैं, तो हम उसके अंदर भी नंबर्स ही, मतलब ये इंट, शॉर्ट एंड लॉन्ग जो है इन तीनों के अंदर हम नंबर्स ही लिख सकते हैं। बस फ़र्क ये है कि इंट के अंदर 4 बाइट्स की स्पेस होती है, शॉर्ट के अंदर आई थिंक सो 8 बाइट की स्पेस होती है, और लॉन्ग के अंदर उससे ज़्यादा स्पेस होती है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अब देखिए ये पूरा एक प्रोग्राम बना हुआ है, तो ये हम आगे जाके करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों ने ये जो है ये प्लस और ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स नहीं पढ़े, तो ये आप लोग पढ़ लें फिर। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। ये अब शॉर्ट डाटा टाइप आ गया, वही सारा है। मैं एक प्रोग्राम आप लोगों को करके इसी लेक्चर के अंदर करवा दूंगी ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, हमारे पास कितने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं? 5। ठीक है, कौन कौन से? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मॉडुलस। कितने होते हैं? 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। ये एमसीक्यूज के अंदर भी आ जाते हैं। कितने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड मॉडुलस। ठीक है, उसके बाद अब आ जाता है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर।
तो हमारे पास जो प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, मतलब हम जो एक पूरी स्टेटमेंट हो उसमें सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी जो हम उसको सॉल्व करें। तो हमेशा आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, सबसे पहले पैरेंथेसिस ब्रैकेट आएगी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस और डिवीजन आएगा, देन प्लस माइनस आएगा। मतलब जब एक बड़ी स्टेटमेंट हो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर जो डाटा होगा उसे सॉल्व करेंगे, देन मॉड्यूल, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्लस माइनस को सॉल्व करेंगे। तो ये प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अच्छा ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इस प्रोग्राम के ऊपर। ये वाला ही प्रोग्राम ले लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल, मैं आप लोगों को सिंपल करके दिखा देती हूँ एक प्रोग्राम। हम इसको करते हैं ख़त्म, इसको भी हम कर देते हैं ख़त्म। मैं सिंपल, हम जो एक सिंपल मैं एक इंटीजर डाटा टाइप लेती हूँ जिसको मैं वेरिएबल नंबर एक कह देती हूँ, ठीक है। उस एक्स कह देते हैं हम इसे, ठीक है, ताकि हमें हमारी आसानी हो। उसके बाद मैं एक और इंटीजर डाटा टाइप लेती हूँ जिसको मैं वाई कह देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक और डाटा टाइप लेती हूँ इंटीजर जिसको मैं जेड कह देती हूँ, ठीक है। तो मैंने 3 डाटा टाइप्स ले ली हैं, इंटीजर ही ली हैं, और मैंने एक को एक्स कह दिया, एक को वाई कह दिया और एक को जेड कह दिया। अब मैं कहती हूँ कि जो x है उसको मैंने 10 असाइन कर दिया, ठीक है। मतलब x को मैंने 10 असाइन कर दिया, y को मैंने असाइन कर दिया 20, ठीक है। मैंने ये दोनों वैल्यूज असाइन कर दी। अब मैं क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि जो z है उसको असाइन हो x प्लस y की वैल्यू। मतलब जो z है उसको क्या साइन हो, x की, और y का जो प्लस आएगा मतलब 20 प्लस 10 30, वो जो है वो z को साइन हो जाए। लेकिन ये कैलकुलेशन मैं खुद नहीं करूँगी, ये कैलकुलेशन मैं चाहती हूँ कि ये कंपाइलर खुद करे। तो इस वजह से मैं यहाँ कहूँगी सी आउट, मैं कहूँगी द वैल्यू ऑफ z इज, ठीक है, मैंने ये कहा। उसके बाद मैंने ये कह दिया, देन अब मैं z की वैल्यू तो असाइन करवाना चाहती हूँ ना, x और y की तो नहीं करवाना चाहती। तो इस वजह से मैं कहूँगी कि जो z है इसकी वैल्यू जो है मुझे शो हो, तो मैं यहाँ पर सिंपल z लिख दूँगी, ठीक है। सिंपल मैंने यहाँ पर z लिखा। मैं इसको रन करवाती हूँ, तो अब आप लोग आंसर देख लीजिएगा। तो ये देखें, उसने मुझे कहा द वैल्यू ऑफ z इज 30, उसने खुद ही, मैंने एक फार्मूला लिख दिया, ठीक है। अभी क्या लिखा कि x और y को प्लस हो जाए, तो कंपाइलर को पता था कि x की वैल्यू 10 है और y की 20 है, उसने प्लस की और z को जो है असाइन कर दी 20। अच्छा, अब मैं ना ये भी चाहती हूँ कि ना मुझे ये भी बताए कि x की वैल्यू कितनी है और y की कितनी है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी सी आउट द वैल्यू ऑफ x इज, ये लिखा मैंने, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ x, ठीक है। एक ये हो गया, इसके लास्ट पे मैं लिख दूंगी x और एंड लाइन, ठीक है। हमेशा ये बात रखना कि जब भी आप एक अलग चीज बयान कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लेस देन का साइन लिखना है। उसके बाद अब मैं कहती हूँ कि ये एंड लाइन का मतलब है न्यू लाइन, मतलब जो x की वैल्यू है ये शो होने के बाद जब मैं y की वैल्यू लूँ तो वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो। उसके बाद मैं लिखती हूँ सी आउट द वैल्यू ऑफ y इज, ठीक है, ये लिखा मैंने, और यहाँ पर मैं लिखती हूँ y और यहाँ लिख देती हूँ एंड लाइन, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद अभी मुझे क्या पता होगा कि वो मुझे सबसे पहले x की वैल्यू बताएगा कि x की वैल्यू इतनी है, फिर वो मुझे y की वैल्यू बताएगा। उसके बाद अब मैं कहती हूँ द वैल्यू ऑफ z इज, ठीक है, z इज, तो वो मुझे फिर z की वैल्यू भी बताएगा। अब देख लेते हैं हम। तो ये देखें, उसने मुझे कहा कि जो x की वैल्यू है वो 10 है, y की वैल्यू 20 है और z की वैल्यू 30 है, ठीक है। तो ये आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा प्रोग्राम है जिसको मैंने बहुत डीप तरीके से समझा दिया और आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो ये आज हमने लेक्चर 3 पढ़ा है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मेरी वीडियोज़ को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।